हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? ओके। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है IFRS 15, जो रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके ऊपर जो स्टैंडर्ड है उस पर बात करेंगे। ये पहले जो था वो IAS 18 और IAS 11 था, जिसे इसको रिप्लेस करके इन्होंने IFRS 15 लेके आए अभी। तो इस पर हम बात करेंगे आज। चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग 5 स्टेजेस पढ़ेंगे, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ टाइम सेविंग के लिए। पहली जो स्टेज है वो है आइडेंटिफाई दी कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि कॉन्ट्रैक्ट है भी या नहीं है। फिर हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कि उसमें कितनी ऑब्लिगेशन है, उसमें कितने प्रॉमिस कितना किया गया है, एक प्रॉमिस है, 2 प्रॉमिस हैं या एक से ज़्यादा ऑब्लिगेशन है। फिर हम लोग तीसरी स्टेज पे बात आती है वो है ट्रांजैक्शन प्राइस, के हमें मिलेगा क्या, इस ट्रांजैक्शन से हमें मिलेगा क्या। फिर बात आती है एलोकेशन ऑफ प्राइस, फिर हम लोग इसकी प्राइस को एलोकेट करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ लेके जानी है। अगर तो हम लोग एक से ज़्यादा ऑब्लिगेशन दे रहे हैं, जैसे हम लोग वारंटी भी दे रहे हैं और गाड़ी भी दे रहे हैं, या फिर हम जनरेटर के साथ उसकी सर्विस भी दे रहे हैं, तो कौन सी चीज़ कब रेवेन्यू कब बुक करना है, तो और कितना बुक करना है, मेंटेनेंस में कितना लेके जाना है, इस तरह से। अब ये तो मैं सब अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर आखिरी जो स्टेज है उसका नाम है बुक रेवेन्यू, फिर हम लोग इसको बुक करेंगे रेवेन्यू को, कि रेवेन्यू कैसे बुक करना है। ये सारी स्टेजेस है जो अभी हम पहली बात करते हैं। पहली स्टेज के ऊपर आइडेंटिफाई दी कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट है भी कि नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, वर्बल जैसे कहते हैं कि आपने सिर्फ प्रॉमिस किया, या फिर रिटन भी हो सकता है। ठीक है। सबसे पहले जो लीगली बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के, इन्फोर्सेबल बाय लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए। अगर कल को वो कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो लीगली बाइंडिंग होना चाहिए कि आप उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सको। ठीक है। इस पे उसके बाद हम और कॉन्ट्रैक्ट के लिए 3 चीज़ें लाजमी हैं। टर्म आइडेंटिफाइड होनी चाहिए, कि दोनों पार्टीज़ की एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्री करना चाहिए, यानी बायर और सेलर दोनों का कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होना चाहिए। सबसे पहली बात यह। दूसरा है कि लीगल बाइंडिंग, जो मैंने भी बताया कि लीगली बाइंडिंग होना चाहिए, कि आपके पास राइट हो कि आप उसके पे केस कर सकते हो, लीगली प्रोसीडिंग कर सकते हो। फिर तीसरा है कि प्रॉबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, आपको इकोनॉमिक बेनिफिट आना चाह रहे हो इसमें आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट डिफ़ाइन करती हैं। अभी देखो इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ तो वर्बल आता है, वर्बल जैसे वो रिटन, वर्बल, बाय वर्ड्स और बाय एक्शन। अभी 3 चीज़ें समझाता हूँ। रिटन क्या है कि एग्रीमेंट रिटन लिखा हुआ है। वर्बल क्या है, आपने वर्बल प्रॉमिस किया है, बाय वर्ड्स आपने मुझे हाँ किया हुआ है। और तीसरा क्या है, एक्शन, बाय एक्शन। बाय एक्शन का क्या मतलब है, लाइक जैसे मैं आपकी शॉप, मेरे आप क्लाइंट हो, ठीक है, मैं दुकान चलाता हूँ मोबाइल की, आप आते हो, हमारा एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, आप मेरे से हमेशा मोबाइल लेके जाते हो। आप क्या करते हो, मेरी शॉप पे आते हो, आके एक मोबाइल उठा के मुझे दिखा के चले जाते हो, तो इसका मतलब है सेल हो गई। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना। आप में आए हो, आपने मेरी दुकान में से एक मोबाइल उठाया, जैसे आपने iPhone 6 उठाया है और आपने मुझे दिखाया है, हाथ ला दिया और फिर आप चले गए हो, इसका मतलब मेरे लिए वो सेल हो गई है और आपने वो ख़रीद लिया हुआ है, क्योंकि हमारा एक्शन है, हमारा अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कि आप हमेशा ऐसे करते हो, तो वो सेल आप बाद में पैसे दे देते हो, तो वो मेरे लिए सेल कंसीडर करूँगा मैं उसे। तो ये देखो, या तो लीगल जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ रिटर्न होना चाहिए, आइडेंटिफाइड, टर्म आइडेंटिफाइड है, वर्बल होना चाहिए, या फिर आपने खुद से बोल रहा है कि मैंने तुमसे iPhone 6 लेना है। फिर या फिर एक्शन, यानी आप आते हो, आप आपके दुकान से चीज़ उठा के आप बस इशारा करके चले जाते हो, तो मेरे लिए तो वो सेल हो गई है कि मुझे पता है कि आप बाद में पैसे दोगे इसके। तो ये चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करती हैं। पहली स्टेज हमने पढ़ ली। अब दूसरी बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। स्टेज 2, आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन।
इसमें आप देखते हैं कि इसमें हम लोगों ने ये देखना है कि ऑब्लिगेशन एक ऑब्लिगेशन है या एक से ज़्यादा ऑब्लिगेशन है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ इसमें। पहले मैं एक चीज़ लिख लूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इसमें क्या है कि आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बस हमने ये चीज़ देखना है कि क्या जो चीज़ हम लोग दे रहे हैं या जो आप चीज़ ख़रीद रहे हो वो प्रोवाइडेड सेपरेटली है और बेनिफिटेड सेपरेटली। यानी कि प्रोवाइडेड सेपरेटली का क्या मतलब है कि आपसे मेरे से कोई चीज़ लेके जाते हो, जैसे मैं आपको कहता हूँ आप मेरे से मोबाइल लेके जाते हो, ठीक है, या फिर आप मेरे से लैपटॉप लेके जाते हो, उसमें विंडो नहीं है, विंडोज़ नहीं डाली हुई अभी, विंडो इंस्टॉल नहीं है, आप आके मुझसे लैपटॉप ले जाते हो। इसका मतलब क्या है कि आप लैपटॉप बाहर से भी ले सकते हो, ठीक है, और लैपटॉप जो है उसके अंदर जो विंडोज़ है वो आप खुद भी कर सकते हो या फिर आप बाहर से भी किसी से भी करवा सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोवाइडेड सेपरेटली, कि ये चीज़ प्रोवाइडेड सेपरेटली भी है, ठीक है। बेनिफिट सेपरेटली, अब बेनिफिट सेपरेटली का क्या मतलब है, क्या है इसकी डेफिनेशन क्या है, और किस तरह से एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने मेरे से आपने सेम चीज़ आपने सपोज़ करो कि आपने बेनिफिट सेपरेटली है कि जैसे आपने मेरे से ट्यूशन ले रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन ट्यूशन ले रहे हो मेरे से। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, हम लोगों ने क्या किया कि चलो ठीक है, हम लोग मैं आपको पूरा का पूरा कोर्स कवर करवाऊँगा, कोर्स की बात होगी, ठीक है। हम लोग अब आपने क्या किया, आपने एक लेक्चर लिया, आपने एक सपोज ये IFRS 15 पढ़ा और आप चले गए, आप वापस ही नहीं आए। तो इसका मतलब क्या है कि बेनिफिट सेपरेटली तो मिला ना, जितना आपने क्लास आपको मैंने पढ़ाया है वो उसका फ़ायदा तो हुआ ना आपको। तो इसका मतलब है कि बेनिफिटेड सेपरेटली भी ले सकते हो आप, ठीक है। अगर जिस चीज़ में ये दोनों चीज़ें होंगी उसका मतलब है वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आप मेंटेन करोगे। इसका मतलब है टू सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अगर एक चीज़, जैसे कि अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूं, आपने मेरे साथ मैं कंस्ट्रक्शन मैं हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ठीक है। आप मेरे पास आते हो, आप कहते हो जी मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपसे, मैंने कहा चलो ठीक है कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हम लोगों ने आपकी बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी। अभी एक दीवार बनाई हमने, ठीक है, एक दीवार बनाई और फिर मैंने आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, ठीक है। आप कहते नहीं मैंने नहीं, अब मैं बाहर से बनवा लूँगा ये वो बात। तो अब ये देखो कि आप उसमें बेनिफिट सेपरेटली है कि आपने मेरे से तो नहीं बनवाया ना, आप बाहर से तो ले सकते हो, बाहर से जो मैंने आपको सामान दिया है वो भी अधूरा है, उसका आपको फ़ायदा ही नहीं होगा, एक दीवार आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी। तो वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेपरेट नहीं कर सकते आप। जिस आपने बस एक चीज़ देखनी है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन देखने के लिए कि बेनिफिटेड सेपरेटली और प्रोवाइडेड सेपरेटली, ये दोनों चीज़ें हैं, फिर हम उसे कंसीडर करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब देखो, जैसे मैंने क्या किया एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ। जैसे मैं आपको आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मुझे लेक्चर दो, आप मुझे पढ़ाओ। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बुक्स भी आपको दे देता हूँ। तो बुक्स भी आपको दे दी और मैं पढ़ा भी रहा हूँ। अब ये देखो इसका हम लोग कैसे करेंगे, आपको दोनों से फ़ायदा अलग से भी हो रहा है और दोनों आप चीज़ें बाहर से भी ले सकते हो। पर टीचिंग आप कहीं और से भी क्लासेस ले सकते हो, तो प्रोवाइडेड सेपरेटली हो गया। बुक्स, आप बुक्स कहीं और बाहर से भी ले सकते हो, तो ये भी प्रोवाइडेड सेपरेटली हो गया। बेनिफिटेड सेपरेटली है टीचिंग, आप मुझसे एक स्टैंडर्ड पढ़ो, आप मुझसे 2 स्टैंडर्ड पढ़ो, आपको फ़ायदा होएगा, राइट। आपको मैंने बुक दे दी, आपको फ़ायदा हुआ, ठीक है। इन अलग अलग चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है। अब देखो जनरेटर एंड मेंटेनेंस,
अब देखो अभी क्या है, प्रोवाइडेड सेपरेटली है, जनरेटर आप बाहर से भी ले सकते हो और मेंटेनेंस बाहर से भी करवा सकते हो। बेनिफिटेड सेपरेटली भी होना चाहिए। क्या बेनिफिट आप सेपरेट ले रहे हो इन दोनों का, कि ऐसा तो नहीं कि दोनों का बेनिफिट कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कंस्ट्रक्शन का बात बताई, तो एक दीवार आपको बेनिफिट नहीं देगी, ठीक है। अभी देखो जनरेटर और मेंटेनेंस आपको बाहर से भी मिल सकते हैं और मेरे से भी ले सकते हो। तो इस केस में क्या करेंगे, मैंने आपको जनरेटर दिया, मैंने क्या चलो ठीक है मैं आपको जनरेटर अगर आप मेरे से लोगे तो मैं आपको 3 साल की सर्विस, मेंटेनेंस सर्विस फ्री दूंगा, ठीक है। या फिर मैं कहता हूँ अब बाहर से मैं लेता हूँ 5,000 की, लेकिन मैं आपको अगर आप मेरे से ये लेते हो जनरेटर लेते हो तो मैं आपको 1,000 की मेंटेनेंस दूंगा 3 साल के लिए। अब ये देखो जो जनरेटर मैंने आपको दे दिया, जो मैंने आपको जनरेटर बेचा है, ये तो उसी वक्त ही मैंने आपको इसका जो पोजेसन है, इसका जो कंट्रोल है वो आपको दे दिया, राइट। जो मैंने जनरेटर आपको बेचा है वो उसी वक्त ही मैंने आपको सारे उसके इकोनॉमिक बेनिफिट आपको यूटिलाइज़ करोगे, आप लोगे उसका बेनिफिट, उसका आप कंट्रोल आपके पास है, राइट टू यूज़ आपके पास है, राइट टू डायरेक्ट यूज़ आपके पास है। तो इसका मतलब है इकोनॉमिक लाइफ आप यूज़ करोगे। तो जनरेटर का जो है वो तो रेवेन्यू IFRS जो है 15 वो रेवेन्यू मीट हो गया, क्राइटेरिया इसका मीट हो गया, ठीक है। तो जो जनरेटर जो मैंने आपको बेचा है इसकी रेवेन्यू मैं उसी वक्त ही बुक कर लूँगा। जो मेंटेनेंस है, जो 3 साल का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, क्योंकि ये मैं 3 साल के बाद जाके मैं हर साल थोड़ा थोड़ा करके कमाऊँगा। यानी अब मैंने 3 साल का प्रॉमिस किया 1,000 का, तो पहले 300 जो है 333 समथिंग वो मैं पहले साल कमाऊँगा, फिर अगले साल फिर मैं आपको एक सर्विस दूंगा, फिर वो 300 नेक्स्ट लूँगा, वो रेवेन्यू बुक करूँगा। तो आखिरी जो है मेंटेनेंस फिर 300 आखिरी बुक करके फिर मैं 1,000 ऐसे बुक करूँगा, ठीक है। जैसे मोबाइल कंपनीज़ हैं, जैसे यूके में आप मोबाइल लेते हो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट आप ले सकते हो। तो वो क्या करते हैं, मोबाइल की जो कीमत है उसका रेवेन्यू तो उसी वक्त ही बुक कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने मोबाइल आपको दे दिया। और जो सिम कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल का, अगर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे यूजुअली 2 साल का होता है, जो 2 साल का रेवेन्यू है वो ओवर द टाइम बुक करेंगे, वो उसी वक्त बुक नहीं कर सकते। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे है कार्स एंड वारंटी। अब ये देखो आपको मैंने गाड़ी बेची है और साथ कहता हूँ वैसे तो गाड़ी की 1 साल की वारंटी है, अगर आप 1 लाख रुपया और दोगे ना तो मैं आपको 5 साल की गारंटी दे दूँगा, 5 साल की वारंटी दे दूँगा इसकी। अब ये देखो आप वारंटी का खरीद रहे हो ना इसका, जो मैंने आपको गाड़ी बेची है तो गाड़ी तो मैंने उसी वक्त ही दे दी, आपका कंट्रोल आपके पास आ गया। अब आप उसका बेनिफिट आप यूज़ करोगे, इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलेंगे, कंट्रोल आपके पास है, पोजेसन आपके पास है। तो गाड़ी का जो कार के जो रेवेन्यू है वो तो मैं उसी वक्त ही बुक कर लूँगा मैं। और जो वारंटी है वो जो मैंने 5 साल दी है, 5 साल के लिए मैंने एक आपको बोला 1 लाख रुपया दे दो तो 5 साल के लिए आपको ये वारंटी दूंगा। तो पहले साल 20 के मैं बुक करूँगा रेवेन्यू, फिर अगले साल थोड़ी थोड़ी करके इसकी रेवेन्यू बुक करूँगा, और फिर रेवेन्यू अर्न करने के बाद फिर अगले साल 20 के लूँगा। तो 5 साल तक के लिए 1 2 3 4 5 5 साल तक ऐसा ऐसा करके ये मैं 100,000 जो है 100 के मेंटेनेंस का बुक करूँगा, वारंटी का बुक करूँगा ऐसे। ये तो होगी सेपरेट, जिसमें से आपको बेनिफिट सेपरेट हो रहा है। अगर आप बोलो तो अब आपको बोलोगे कि मुझे कोई सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की एग्जांपल दो, मैं वो आपको थोड़ा बताता हूँ। सिंगल ऑब्लिगेशन, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, इसकी एग्जांपल देख लो। आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया कंस्ट्रक्शन के, मैं आपका घर बनाऊंगा, ठीक है। अब वो देखो ये बेनिफिटेड सेपरेटली नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं बोलूँ एक दीवार बना दी, मैं बोलूँ जो बाकी आप कहीं और से बनवा लो, तो आपको उसका एक दीवार का तो फ़ायदा नहीं होगा ना, जब तक मैं पूरा घर ना बना के दूँ। तो इसलिए ये सिंगल ऑब्लिगेशन है, कि ये मेरी सिंगल ऑब्लिगेशन है। अगर मैं एक दीवार बनाऊँ, हर ईंट जो है वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, पूरा घर जो है वो एक सिंगल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। ये सबसे बड़ी एग्जांपल थी। अब टीचिंग का पेपर, मैं आपको एक पेपर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये F7 है,
तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं पूरा पेपर पढ़ाऊँगा, तो ये भी सिंगल ऑब्लिगेशन है। इसमें ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बुक्स नहीं दूंगा, या फिर मैं आपको जो है आप ये सेपरेट भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है। जैसे इसमें अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है मैं पूरा पेपर पढ़ाऊँगा, तो इसका पूरा पेपर पढ़ोगे तो ही जाके आपका फ़ायदा होएगा ना। वैसे सिंगल एवरी जो है स्टैंडर्ड भी, जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया कि एवरी मैं पढ़ा भी रहा हूँ और बुक्स भी दे रहा हूँ। अगर मैंने 2 लेक्चर पढ़ाए हैं तो उसका फ़ायदा तो होगा ना आपको। अगर मैंने बुक सेपरेट दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मैंने सिर्फ टीचिंग पूरा पेपर एक ही में पेपर पढ़ाऊँगा, तो मैं पूरा पेपर पढ़ाऊँगा तो वो सिंगल ऑब्लिगेशन है मेरी, क्योंकि इसमें मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट में बुक्स का जिक्र नहीं किया। ठीक है, ये सिंगल इसमें हम लोगों ने मेंटेन करना होता है, क्योंकि हम लोगों की एक ही ऑब्लिगेशन है कि एक से ज़्यादा ऑब्लिगेशन है। जैसे इन बड़ी एग्जांपल में मैंने ये दी हैं कि आपने जनरेटर लिया है और उसकी मेंटेनेंस, इसमें दो अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। इसी तरह से कार ख़रीदी उसकी वारंटी, ये भी 2 अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ठीक है, ये दूसरी स्टेज भी हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर ली, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब हम पढ़ते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस, कि ट्रांजैक्शन प्राइस मिलेगा क्या हमें। ट्रांजैक्शन प्राइस में हमें मिलेगा क्या। देखो इसमें क्या होता है, यहाँ तो फिक्स्ड प्राइस होती है या वेरिएबल प्राइस होती है। इन दोनों में मैं फ़र्क बता दूँ पहले। फ़िक्स क्या प्राइस है, जैसे मैंने आपको बताया जी ये मेरी कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर आप मेरे से कोई मोबाइल लेते हो, मैं बोलता हूँ 1 लाख का है, तो 100K मैंने आपको फ़िक्स बताया, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये फ़िक्स प्राइस है। वेरिएबल में क्या है, मैं कहता हूँ कि आप मेरे एम्प्लॉई हो, ठीक है, मैं कहता हूँ कि आप अगर तो आपने मेरा प्रॉफिट 500K तक ले आए, तो फिर मैं आपको 50% एक्स्ट्रा सैलरी दूंगा, एक्स्ट्रा सैलरी एज अ बोनस दूंगा। तो ये जो ये 50% है, क्योंकि ये अभी अगर तो आपने ये वाली मुझे प्रॉफिट दिया, 500K तक मेरा प्रॉफिट ले गए या मेरी सेल को 5 लाख से ऊपर किया, तो ही आपको ये 50 मिलेगा। तो ये वेरिएबल है ना, क्योंकि फ़िक्स नहीं है। अगर तो आपने ये चीज़ की तो आपको मिलेगा, अगर नहीं की तो नहीं मिलेगा। ठीक है, फ़िक्स प्राइस का तो रेवेन्यू आप बुक कर सकते हो, फ़िक्स प्राइस का रेवेन्यू बुक कर सकते हो आप उसी वक्त ही, क्योंकि आपको पता है कि ये मुझे मिलना ही मिलना है। ठीक है, और IAS 18 में जो पहले जो था उसमें क्या था कि ये बुक आप नहीं कर सकते थे, लेकिन IFRS 15 में इसमें स्टैंडर्ड ने आपको इजाज़त दी है। अब आप बुक रेवेन्यू up to the extent where reversal is impossible। जैसे कि IFRS ने 15 ने ये इजाज़त दी है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि अगर तो आपने 100K का प्रॉफिट दिया तो मैं आपको दूंगा 10,000। ठीक है, अगर आपने मुझे 5 लाख का प्रॉफिट दिया तो मैं आपको दूंगा 20,000। ठीक है, आप क्या करते हो, अभी तक आपने जुलाई तक, आप दिसंबर तक, मैंने बोला कि दिसंबर तक अगर आपने 5 लाख का प्रॉफिट दिया या सेल तक ले गए तो मैं आपको 20,000 दूंगा। अगर 1 लाख लेके गए तो फिर मैं आपको 10,000 दूंगा। तो आपने जुलाई तक क्या किया, जुलाई तक आपको पता चला कि आपकी सेल हो गई है 150K, यानी कि आपको पता लग गया कि ये वाली सेल तो मेरी कंफर्म हो गई है कि आपको 10,000 तो मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, ये 10,000 जो है ये बुक कर सकते हो रेवेन्यू में, ये आप रेवेन्यू कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये आपको पता है कि मिलना ही मिलना है, ये रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, ये इंसेंटिव क्लॉज हो गया। और दूसरा इसमें, एक तो ये केस मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, दूसरा इसमें क्या केस आ सकता है,
सेल ऑन रिटर्न बेसिस, इसमें क्या होता है? सेल ऑफ रिटर्न बेसिस में क्या है, जैसे आपने कहा है कि मैं अभी जो है मैं आपको चीज़ बेच रहा हूँ, ठीक है, अगर तो नहीं बिकी ना तो ये मैं वापस कर दूँगा आपको। यानी आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप आके लेते हो, मुझे कहते हो कि यार ये मैं आईफोन 6 लेके जा रहा हूँ आपसे, मैं अगर तो ये 6 महीने तक नहीं बिका ना तो ये मैं वापस कर दूँगा 6 महीने के बाद आपको, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? ये तो आपका, आपने मुझसे मोबाइल लेके गए हो, आपने मुझे, ठीक है, या फिर मैं कहता हूँ आपको, मैं कहता हूँ यार मेरे से 1 लाख रुपया ले लो, मैं आपको 1 लाख रुपया देता हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि मैं आपसे आईफोन 11 लेके जा रहा हूँ, प्रो मैक्स लेके जा रहा हूँ, 1 लाख रुपया मैंने आपको दे दिया। मैं बोलता हूँ अगर ये मेरे से नहीं बिका ना 6 महीने तक, फिर मैं वापस आके मैं आपको ये मोबाइल वापस कर दूँगा, अपना 1 लाख रुपया वापस ले जाऊँगा। सही। इसमें आप क्या करोगे? इसमें तो आप, ये तो सेल है ही नहीं, जेन्युइन सेल तो है ही नहीं। आपने ऐसे ही है जैसे आपने मोबाइल गिरवी रखवा के और आपसे मैं आपको 1 लाख रुपया दे रहा हूँ। ऐसा, ये सिर्फ आप लोन कंसीडर करोगे इसे आप सेल नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि और जेन्युइन सेल ही नहीं। सेल वो होती है जैसे मैंने आपको 1 लाख रुपया दिया और मैं बस फ़ोन लेके चला गया, फिर मेरा फ़ोन हो गया वो, और फिर मैं यूज़ करूँ, उसके बेनिफिट मैं लूँ, उसकी इकोनॉमिक लाइफ मैं यूज़ करूँ, तो वो जेन्युइन सेल है। ये सेल नहीं है कि मैंने आपको मोबाइल अभी 1 लाख रुपये दिया और मैंने बोला कि मैं आपसे मोबाइल लेके जा रहा हूँ, और जब 1 साल के बाद अगर तो 6 महीने तक नहीं बिका तो ये मैं वापस कर दूंगा और 1 लाख रुपया वापस ले जाऊंगा। तो ये एक लोन है, ये सेल नहीं है। इफ़ नॉट अ जेन्युइन सेल, कंसिडर्ड इज एज लोन। अगर जेन्युइन सेल ही नहीं है तो फिर ये लोन कंसिडर होगा। अभी देखो, अब ये देखो, अब आप कहते हो कि जी मैं आपको ये मोबाइल लेके जा रहा हूँ, 1 लाख रुपया मैंने दिया, और ये अगर तो दोस्त 1 साल तक नहीं बिका ना फिर मैं वापस करूँगा, 6 महीने नहीं, 1 साल के बाद वापस करूँगा। तो उसमें क्या है? उसमें आपको जेन्युइन सेल तो नहीं है, लोन है। लेकिन अब जैसे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो जो लाइबिलिटी 1 साल से ऊपर हुए, लोन इज़ अ लाइबिलिटी, हम इसे लोन कंसिडर करेंगे। जो लाइबिलिटी 1 साल या 12 महीने से ऊपर की हुए, 12 महीने से ज़्यादा की हुए, तो उसमें हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं हम, अगर मटेरियल डिफरेंस हो। मटेरियल डिफरेंस बिटवीन टाइम ऑफ सर्विस एंड टाइम ऑफ पेमेंट। इसमें केस 1 पढ़ते हैं भैया। अब अभी देखो, आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मैं कहता हूँ चलो ठीक है आप पे काम करो, मैं आपको अभी पढ़ा देता हूँ। मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, चलो ठीक है मैं आपको पढ़ा अभी देता हूँ, अभी आपके पास पैसे नहीं है तो आप 2 साल के बाद मुझे पैसे दे देना, ठीक है। तो हम, क्योंकि हम ये देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ 0, 1 एंड 2। मैंने अभी पढ़ाया है ना, तो मैं कहता हूँ आप पैसे 2 साल के बाद दे देना मुझे। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसके जो पैसे मैंने 2 साल के बाद लेने ना, वो मैं प्रेजेंट वैल्यू पे आज रेवेन्यू बुक करूँगा, यानी वो कंसीडर करूँगा कि रिसीवेबल है मेरा, प्रेजेंट वैल्यू पे कैलकुलेट करूँगा। मैं सपोज़ करें यहाँ पे मैं बनाता हूँ कि मैं आपसे कहता हूँ कि अभी आप लोगे तो 10,000 है, लेकिन अगर आप 2 साल के बाद मुझे दोगे तो मैं आपसे 12,100 लूँगा, अगर अभी दोगे तो 10,000 दूँगा।
अब आप देखो इस तरह से कैसे कैलकुलेट करना है इसका। हम ये 12 महीने से ज़्यादा, तो इसको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इसकी। और इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे मैं इंटरेस्ट रेट लगाता हूँ 10%। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक मिनट में आप कैलकुलेटर ओपन करूँ। प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे करते हैं, 10,000 है, अभी मैं 10,000 ले रहा हूँ। अगर अभी दिया तो 10,000, यानी कि 2 साल के बाद मैं लूँगा आपसे 12,100, जिसकी आज प्रेजेंट वैल्यू है 10,000। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। 1 + i raised to power minus r मल्टीप्लाई बाय कैश फ्लो। जैसे प्रेजेंट वैल्यू अब कैसे निकलेगी, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी 10,000 है, यानी इस साल 10,000 ले रहा हूँ मैं आपसे, प्रेजेंट वैल्यू इसकी 10,000 है आज। 10,000 इसका हम लोग 1 + 0.1 विच इज़ 10%, 10% रेज टू पावर -1, 1 इज इक्वल टू 1,000। यानी पहले साल के जो इंटरेस्ट आप पे करोगे मुझे, क्योंकि अब इसमें 10,000 है, अगर इसमें 2 साल का इंटरेस्ट भी तो डालना है। अभी देखो यहाँ पे 1,000 यहाँ पे आएगा। अब आप 10,000 और 1,000 को ऐड करो तो कितना बन गया, यहाँ पे 11,000। अब यहाँ पे 11,000 की प्रेजेंट 10% लो, 11,000 के ऊपर 10% लो। ठीक है, ये आ गया 1100। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आता है, तो ये आ गया आपका 12,100। इस पे आप एंट्री क्या बुक करोगे, पहले साल इधर आप पहले ज़ीरो पे क्या बुक करोगे, मैं वो बताता हूँ। ये कैलकुलेट कर दी प्रेजेंट वैल्यू इस तरह से। अब आप ये देखो, इस साल साल के ज़ीरो पे क्या एंट्री बुक करोगे। मुझे पता है कि मैंने रिसीव करना है, रिसीवेबल टू सेल्स, जैसे क्रेडिट सेल की मैंने 10,000, ये तो मैंने कर दी। अब जो है पहले साल मैं एंट्री क्या बुक करूँगा, कि मैं बोलूँगा रिसीवेबल, फिर से क्रिएट करूँगा क्योंकि आपसे इंटरेस्ट लेना है मैंने। रिसीवेबल टू इंटरेस्ट, मेरे लिए इनकम होएगी, इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि मैं रिसीवेबल बना रहा हूँ। तो फिर कितना है, 1,000 से इनकम में कितनी है नेट, ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाऊँगा। फिर अगले साल फिर से मैं ये बनाऊँगा, यहाँ पे भी रिसीवेबल टू नेट इनकम। तो जो आखिर में जो मैं आपसे यहाँ पे जो आप एंट्री बनाऊँगा, डबल एंट्री, वो क्या बनाऊँगा, बैंक या कैश, आपसे कैश लिया 12,100 का। फिर मैंने जो ये रिसीवेबल है, इसको मैं रिसीवेबल को ख़त्म कर दूँगा। देखो रिसीवेबल यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और एक यहाँ पे भी ऐड हो रहा है, इन तीनों को ऐड करोगे रिसीवेबल इतना ही आएगा 12,100 का। और ये 12,100 मैंने रिवर्स कर दिया, रिसीवेबल ख़त्म कर दिया, और फिर मैं कहूँगा कि मुझे कैश मिल गया। अगर यहाँ पे, अगर ये तो मैंने आपको बोला ना मेरा रिसीवेबल है, अगर मैं उल्टा करूँ, मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है, आप अभी मैंने आपको बोला कि आप अभी पैसे से तो पढ़ाऊँगा मैं 2 साल के बाद, तो इसमें मैं इंटरेस्ट एक्रूड जैसे हम लोग करते हैं वैसा करेंगे, कंसीडर एज अ लोन करेंगे, इसकी एंट्रीज उल्टी रिवर्स कर देंगे। तो मैं स्ट्रक्चर यही रखता हूँ, सिर्फ एंट्रियाँ मैं चेंज कर देता हूँ। तब मैं पहले दिन क्या बुक करूँगा, क्योंकि मैंने पैसे तो अभी ले लिए ना मैंने, तो मैंने क्या कहूँगा, बैंक एंड टू लोन, क्योंकि मैं ये कंसीडर करूँगा कि एज अ लोन। मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि अभी पेमेंट अभी ले रहा हूँ मैं, और पढ़ाऊँगा मैं 2 साल के बाद। जो मैंने कैश लिया ना वो एज अ लोन कंसिडर करूँगा मैं, तो फिर मैं लोन पे कंसिडर करूँगा 10,000
ठीक है। फिर 1 साल के बीच में जो मेरी इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, क्योंकि मैंने जो लोन लिया तो मुझे एक्सपेंस भी देना है। यहाँ पे मैं इनकम बुक कर रहा था, यहाँ पे मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करूँगा सेम 1000 का, और फिर लोन को बढ़ा दूँगा। सेम आखिरी स्टेज पे मैं क्या करूँगा, आखिरी स्टेज पे मैं लोन को रिवर्स कर दूँगा, क्योंकि मैंने सर्विस दे दी है ना, तो लोन को 12,100 और फिर मैं सर्विस दी है तो मैं अपनी सेल में बुक कर लूँगा। ये मेरा स्ट्रक्चर वही रखा है। जस्ट मैंने पहले क्या किया था, मैंने कहा था कि आप यहाँ पर देखो, मैंने क्या किया था, प्रोवाइड सर्विस, मैंने सर्विस पहले दी है, पर पैसे मैं बाद में ले रहा हूँ, तो इंटरेस्ट मैं बाद में लूँगा, तो ये मेरा रिसीवेबल है। इस पर मैंने क्या किया, मैंने बोला कि अभी मैं पैसे ले रहा हूँ आपसे, पैसे मैं अभी ले रहा हूँ, पढ़ाऊँगा मैं 2 साल के बाद, 2 साल के बाद जाके मैं सेल बुक करूँगा। मैं पहले एज अ लोन ही करूँगा। ठीक है, ये मैंने उसी एग्जांपल को सिर्फ दोनों एक्सपेक्ट से पढ़ाया आपको, कि लोन किस स्टेज में बुक करेंगे और दूसरी स्टेज में कैसे बुक करेंगे। ठीक है, ये आइडेंटिफाई होगी प्राइस का भी। अभी हम ऊपर जाते हैं। मैंने जैसे ही कहा है वो स्टेज, ट्रांजैक्शन प्राइस भी हम लोगों ने पढ़ ली। अब पढ़ते हैं एलोकेशन ऑफ प्राइस, कि प्राइस एलोकेट कैसे करनी है। एलोकेशन ऑफ प्राइस ऑन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन के ऊपर प्राइस कैसे जो है बुक करनी है। मैंने एग्जांपल दी थी जनरेटर की, एग्जांपल दी थी, जनरेटर एंड मेंटेनेंस सर्विस। जनरेटर और मेंटेनेंस सर्विस, अगर मैं जनरेटर अलग से बेचूं तो मैं बेचता हूँ इसे 1000 का, $1000 का। ठीक है, अगर मैं मेंटेनेंस अलग से बेचूं, अगर मैं सिर्फ मेंटेनेंस बेचता हूँ 2 साल के लिए, तो वो मैं बेचता हूँ सपोज करें 500 का। अगर आप दोनों चीज़ें में से इकट्ठी लोगे, कंबाइन लोगे, ठीक है, एक पैकेज में लोगे, जनरेटर प्लस मेंटेनेंस अगर आप मेरे से लोगे, तो मैं आपको अलग अलग बेचूंगा तो मैं 1500 लूँगा। अगर आपने इकट्ठा लिया तो मैं आपसे 1200 लूँगा। ठीक है, अगर ये देखो एग्जांपल क्या है, मैंने क्या किया, मैंने बोला है जनरेटर और मेंटेनेंस मैं देता हूँ। अगर मैं अलग मार्केट में बेचूँ, जनरेटर मैं बेचता हूँ 1000 का और मेंटेनेंस मैं 2 साल की बेचता हूँ मैं 500 की। लेकिन अगर आपने इकट्ठा लिया मेरे से, आपने जनरेटर भी ले लिया और मेंटेनेंस भी मेरे से ली, तो मैं आपको दूंगा 1200 रुपये में। तो इस केस में आप किस तरह से इस केस में 1200 कैसे एलोकेट करोगे। आप 1200 जो आप पैसे ले रहे हो वो जनरेटर के हिस्से में कितना जाएगा और कितना रेवेन्यू आप बुक करोगे मेंटेनेंस में, वो अब हम पढ़ते हैं। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आता है 1500। यानी आप इकट्ठा अलग बेचोगे तो 1500 मिलेगा, इकट्ठा बेच रहे हो तो 1200 मिलेगा। इसका मतलब 300 का जो डिस्काउंट है वो आपने एलोकेट करना है। अब आप ये देखो, 1000 का अब ये देखो 1000 का 1500 का कितने परसेंट होता है, 1000 1500 का कितने परसेंट है। इसका मतलब है 1000 जो है 66.66% है, और 500 1500 का कितना परसेंट है, 33.33%। अब आप क्या करोगे, 1200 है ना, 1200 का 1000 डिवाइडेड बाय 1500, ये जनरेटर के हिस्से में जाएगा, जनरेटर के हिस्से में जाएगा ये अमाउंट। और फिर 1200 का आप लोगे 500 स्टैंड अलोन प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ये मेंटेनेंस में जाएगा, इतना आप बुक करोगे मेंटेनेंस में।
इसका मतलब है जो 800 है जनरेटर के हिस्से में 800 जाएगा और जो मेंटेनेंस है उसके हिस्से में जाएगा 400। ठीक है, जो 800 है जनरेटर का, 800 तो उसी वक्त का बुक रेवेन्यू ना हो, क्योंकि आपने जनरेटर उसी वक्त ही बेच दिया, जनरेटर आपने उसी वक्त ही बेच दिया। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे 10 जनरेटर, इसकी इनकम तो उसी वक्त ही आप बुक कर लोगे, 800 ये वाली इनकम तो उसी वक्त ही बुक कर लोगे, क्योंकि आपने उसी वक्त ही बेचा है, आपने उसी वक्त ही बेच दिया। तो आप क्या करोगे, आपको पैसा कितना मिला है बैंक या कैश में कितना आया आपके पास, 1200 का कैश आया आपके पास, जिसमें से आपने जनरेटर बेचा है, जनरेटर बेचा है 800 का। ठीक है, 800 का बेचा ना, ये देखो लिखा हुआ है 800 का। ऐसे कर देता हूँ, जनरेटर अगर आप अलग से बेचते 1000 का और मेंटेनेंस अलग से बेचते 500 की, आपने इसका इस तरह से निकाल लिया प्राइस, इंडिविजुअल प्राइस के साथ एलोकेशन निकाल ली कि कितनी एलोकेशन जाएगी जनरेटर में और कितना जाएगा मेंटेनेंस में। जनरेटर तो उसी वक्त ही बिक गया, जनरेटर आपने कंट्रोल दे दिया, तो ये बुक आपने रेवेन्यू बुक कर लिया 800 का। और जो 400 है ये अभी बुक नहीं कर, अभी आपने लिया नहीं है, अभी आपने अर्न नहीं किया, ये 2 साल के अंदर आप अर्न करेंगे, क्योंकि आपने सर्विस कितनी साल दी है, 2 साल सर्विस दी है, तो 2 साल के लिए करेंगे। तो इसका जो 400 है ये हम लोग रखेंगे डेफर्ड इनकम में, इसको डेफर्ड इनकम में लेके जाएंगे। अब पूरा साल आपने यूज़ किया और आपने सर्विस दी 200 की, तो फिर इसमें हम लोग डेफर्ड इनकम को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट करेंगे P&L को 200 से। ये वाली जो इनकम है ये 2 साल स्प्रेड ओवर 2 ईयर्स। ये इनकम 2 साल में स्प्रेड होगी, इसमें भी फिर 2 साल का करेंगे 200, फिर हम करेंगे डेफर्ड इनकम डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे, इनकम में ले जाएंगे। इस तरह से ये बुक रेवेन्यू करेंगे मेंटेनेंस का। जो जनरेटर है तो उसी वक्त ही बुक कर लेंगे जनरेटर का। और आखिरी स्टेज का नाम ही था बुक रेवेन्यू। ये देखो इस तरह से बुक करेंगे, जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया, ये ऑलरेडी मैंने में पढ़ा दिया। अब बुक रेवेन्यू कब करेंगे, जब आपने हिंट्स क्या हैं कंट्रोल ट्रांसफ़र करने के, हिंट्स यू हैव इसके हिंट्स क्या हैं कि आपने कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दिया। पहला हिंट है पोजेशन ट्रांसफर्ड, कि आपने पोजेशन आगे भेज दिया है, पोजेशन दे दिया है, कंट्रोल दे दिया है, पोजेशन या कंट्रोल ट्रांसफर, आपने दूसरी पार्टी को पोजेशन दे दिया है, उसको चीज़ दे दी। दूसरा है लीगल टाइटल ट्रांसफर, कि आपने उसका लीगल टाइटल उसके नाम कर दिया, उसके नाम पे वो चीज़ कर दी है। या फिर रिस्क एंड रिवार्ड या इकोनॉमिक बेनिफिट ट्रांसफर, यानी इकोनॉमिक बेनिफिट ट्रांसफर्ड हो गए हैं। ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं कि आपने लीगली ट्रांसफ़र कर दिया। ये सारी बात ही है, जब यहाँ तक तो हमने क्लियर है, राइट। एक बार ये एग्जांपल देख लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
चलें अब आगे बढ़ते हैं। वही वाली जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ चीज़ें दिखने में और हैं और होती कुछ और हैं, जैसे लीगैलिटी वर्सेस इकोनॉमिक। Then get another page. अब आप एग्जांपल देखते हैं। F7 में फाइनल अकाउंट में आपको क्या करना होता है कि आपको एक एडजस्टमेंट दी जाती है जिसमें या तो चीज़ें इनकम्प्लीट होती हैं, उसको कंप्लीट करना होता है, या रॉन्ग की होती हैं, गलत की होती हैं, उसको सही करना होता है। ये दो चीज़ें होती हैं फाइनल अकाउंट में, हर स्टैंडर्ड में। एग्जामिनर भी यही टेस्ट करता है। अब एग्जांपल करते हैं। इसकी इकोनॉमिक रियलिटी क्या है? आपकी एक चीज़ है, आपके पास एक गाड़ी है या फिर आपके पास एक मोबाइल है, प्राइस उसकी है, कॉस्ट उसकी है 1000, फेयर वैल्यू है 5000, लेकिन आपने बेचा 2000 का। तो आपके तो जेहन में आता आएगा कि यार फेयर वैल्यू उसकी 5000 है, लेकिन 2000 का क्यों बेचा? क्या मोबाइल ख़राब था? 5000 की चीज़ आपने 2000 में क्यों बेची? पहला क्वेश्चन तो ये लग गया, पहला डाउट आ गया मेरे जहन में कि 5000 की चीज़ 2000 में बेच दी, ऐसा क्या था इसमें? और फिर क्या किया आपने कि एग्री टू बाई इट बैक। आप कहते हो कि मैं 2 साल के बाद वापस, 1 साल के बाद से वापस ले लूँगा 2200 में, 2200 में मैं वापस ले लूँगा इसे आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर 1 साल के बाद 2200 का वापस ले लूँगा। तो इसमें आप ये देखो, इकोनॉमिक रियलिटी क्या है? इट्स नॉट अ सेल। ये जेन्युइन सेल ही नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे आपने ये मोबाइल दे के गिरवी रखाया के पैसे लिए हैं। इट्स नॉट अ सेल, इट्स अ लोन। वी विल कंसिडर इट एज अ लोन। और इंटरेस्ट रेट है 10%। हमें यहाँ पे एंट्री क्या करनी चाहिए थी? यहाँ पे देखो 0, 1 साल के बाद हमें यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए थी बैंक। हमें लोगों को पैसा कितना मिला? सोल्ड इट फॉर 2000। ये देखो लिखा हुआ है कि 2000 की चीज़ बेची, 2000 पे आया। तो इसको लोन कंसीडर करना चाहिए था। लोन कंसीडर करके 2000 इस पे डालते हैं।
फिर साल के बाद हम लोगों ने क्या करना था कि हमने क्या करना था, मैं आपको 2200 रुपया दूंगा। इसका क्या मतलब है, इंटरेस्ट रेट निकालना है। 2000 के ऊपर इंटरेस्ट रेट निकालो ज़रा, 10% के ऊपर, तो ये कितना आता है प्रेजेंट वैल्यू, ये आता है 200। तो आप क्या करोगे, पहले इस साल में एंट्री क्या पास करोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि आपने लोन लिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दोगे और लोन को बढ़ा दोगे, क्रेडिट कर दोगे लोन को, कितने से, 200 से। यहाँ पे लोन कितना था, 2200 का था, यहाँ पे लोन कितना हो गया, 200 का। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आता है, 2200 आ गया। ये देखो, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि मैं 1 साल के बाद 2200 रुपया दूंगा। ये देखो 2200 ही तो दे रहा हूँ मैं। इधर एंट्री क्या होनी चाहिए थी आपकी, यहाँ पे लोन क्रेडिट हो रहा है ना, जब लोन कम होता है तो फिर आप डेबिट करते हो इसे, तो यहाँ पे लोन डेबिट होना चाहिए था। लोन कम हो रहा है तो ये होना चाहिए था 2200 से, और फिर आपको कैश, क्योंकि अब कैश जा रहा है ना, जब कैश जाता है हाथ से तो फिर क्रेडिट होता है, तो कितने से, 2200 से। इस तरह से एंट्री पास करनी चाहिए थी। अभी देखो एग्जामिनर क्या बोलेगा आपको करने के लिए, वो क्या करेंगे, आपको या तो अधूरी चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ती हैं, या फिर जो है वो उल्टी एंट्री हो जाती है, रिवर्स करनी पड़ती हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैंक रखा 2000 का बैंक लेके, होना क्या चाहिए था, लोन वाला ये होनी चाहिए थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल कंसिडर कर दी कि हमारी सेल हो गई है 2000 की। अगर सेल कंसीडर कर दी है तो इसको क्या होना चाहिए था, इशू दिस। हम लोग क्या करते थे एंट्री, जब बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या एंट्री बननी चाहिए थी, क्या बन गई है, और रेक्टिफाइंग है एंट्री। यानी कि हम लोग क्या करते थे, एंट्री क्या बननी चाहिए थी, ठीक है, और व्हाट हैड डन, और क्या बन गई है, और फिर हम लोग करते थे रिवर्स एंट्री कि इसको सही कैसे करें, ये बननी चाहिए थी, ये बन गई है, अब इसको रिवर्स कर देंगे। एंट्री रिवर्स कैसे करेंगे, बैंक तो सही डेबिट हुआ है, बैंक तो हमारे पास आया है, इसको तो ये तो सही होना चाहिए था, ये सही भी हुआ है, इसको नहीं छेड़ेंगे। लोन चाहिए था, क्रेडिट किसे कर दिया, सेल को, अब इसको रिवर्स कर दो, सेल को डेबिट कर दो, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था, यहाँ पे से डेबिट कर दो सही करने के लिए। यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए था, हमने इसको यहाँ पे कुछ किया ही नहीं, इसको क्रेडिट उल्टा कर दिया था, इसको डेबिट कर दो, अब इसको क्रेडिट कर दो। ये देखो, ये बननी चाहिए थी और ये बन गई है, ये रेक्टिफाइंग एंट्री है। रेक्टिफाई करेंगे इसे ऐसे, यानी ये बननी चाहिए थी, ये बन गई है, इसको रिवर्स करेंगे। यहाँ पे सेल क्रेडिट गलती से हो गया है, इसको डेबिट कर दो, और लोन को क्रेडिट होना चाहिए था, यहाँ पे लोन को क्रेडिट कर दो, ये रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई। अब आप देखो, अगर जब इन्होंने लोन को सेल ही बुक कर दिया है तो इन्होंने इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं बुक किया होगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे तो लॉ है ना, ये तो अकाउंटिंग में है कि जिस पीरियड में सेल बुक करते हैं उसी पीरियड में कॉस्ट ऑफ सेल भी बुक करते हैं, तो इन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल भी बुक नहीं किया होगा। इसका मतलब बुक ही नहीं किया तो वो बुक कर दो। फ़र्ज़ करें 2000 की कॉस्ट है 1000, तो हमारी क्या एंट्री होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री कितने की, अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसमें, कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग, इसके स्टेप्स सबसे पहले नोट कर लो।
कंप्यूट टोटल प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्यूट करेंगे। अगर तो लॉस है, अगर तो यहाँ पे लॉस आ रहा है तो उसी वक्त ही प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे हम लोग लॉस को बुक कर लेंगे पूरा। ठीक है, अगर तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो रहा है तो इसको करेंगे बुक प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ कंप्लीशन। अगर तो प्रॉफिट हो रहा है, अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है, अगर लॉस आ रहा है, अगर आपको लॉस हो रहा है इसके बदले, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फुल लॉस should be booked now as prudence concept। अब प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे, टोटल रेवेन्यू माइनस करेंगे टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। इस तरह से रेवेन्यू बुक करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन जब हम लोग करते हैं तो हम अंदाज़ा ही लगाते हैं ना कि हमें फ़िक्स प्राइस होती है, कि हम लोग कहते हैं कि ऐसी रेवेन्यू हमारा है 100 के, हम कहते हैं कि 100 के का फ़िक्स प्राइस हमें मिला है, और हम कहते हैं कि हमारी एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट है, कि हमारी कॉस्ट, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 80 के लगेगी हमारी कॉस्ट। तो इसका क्या मतलब है, प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है, 20 के है। तो इस 20 के का प्रॉफिट को बुक करेंगे स्टेज ऑफ कंप्लीशन। अगर मैं कहता हूँ कि अभी तक हमारा 60% काम हो गया हुआ है, अगर हम कहते हैं कि 60% स्टेज कंप्लीट होगी हुई है, तो इसका 60% बुक कर देंगे रेवेन्यू में। ओके, अगर 70% कंप्लीट हो गया हुआ तो 20 का 70% बुक करेंगे। तो जिस 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 टाइम उसका सेल बुक करेंगे उसी टाइम पे उसका कॉस्ट ऑफ सेल भी बुक करेंगे। स्टेप 2 क्या है, कंप्यूट स्टेज ऑफ कंप्लीशन। इसके दो मेथड हैं। इनपुट मेथड क्या है, इनपुट मेथड है कि कॉस्ट इनकर्ड टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100 टू मेक इट इन परसेंटेज। इनपुट मेथड क्या है कि टोटल कॉस्ट हम कहते हैं कि 80,000 है, तो अभी तक आज तक कॉस्ट लग कितनी गई है। एग्जांपल देखा, हम कहते हैं कि टोटल कॉस्ट है 80 के, कि हमारी 80,000 कॉस्ट लगने की है। हम कहते हैं कि हमारी एस्टिमेटेड है कि कॉन्ट्रैक्ट पे 80,000 कॉन्ट्रैक्ट पे जाएगा 80,000 तक का कॉस्ट आएगी टोटल कॉस्ट। अभी तक हम कहते हैं 60,000 कॉस्ट लग चुकी है, कॉस्ट इनकर टू डेट। इसका मतलब कितने % काम हो गया हुआ है, 60 डिवाइडेड बाय 80। इसका मतलब है कि 75% काम हो गया हुआ है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन। अब आउटपुट मेथड क्या है, इसमें कैसे करते हैं, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू डेट, कि आज तक की कितनी वर्क सर्टिफाई किया है, टोटल कंस्ट्रक्शन प्राइस इनटू 100। आउटपुट मेथड में क्या होता है, आप कहते हो कि टोटल प्राइस है मेरी 1 लाख, 1 लाख की टोटल प्राइस है, और अभी तक
वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन वो वर्क सर्टिफाइड, अभी तक कितना काम हो गया हुआ है? आप कहते हो कि 60,000 का काम हो गया हुआ है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 1 लाख लगने की है टोटल, मेरी टोटल काम है 1 लाख का। इसको मैम, इसका मतलब है 60% आएगा, वही 60% काम हो गया हुआ है इसमें। फिर तीसरा स्टेप क्या है? स्टेप 3 किस तरह से करेंगे? स्टेप 3 में प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चीज़ लेके जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट बनाएंगे हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो बताएंगे हम लोग। वही सेल, जिसमें सेल बुक करेंगे, या रेवेन्यू जिसमें बुक करेंगे, उसी में कॉस्ट ऑफ सेल भी बुक करेंगे। और जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। स्टेज 4 में क्या बुक करेंगे? स्टेप 4 में है SOFP के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या चीज़ें जाएंगी। इसमें हम लोग कैसे करते हैं? एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, आज तक कितनी कॉस्ट लगी है, ऐड और लेस माइनस करेंगे। प्रॉफिट अगर हुआ तो ऐड करेंगे, अगर लॉस हुआ तो माइनस करेंगे उसे टू डेट, कि आज तक उसे प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ। फिर हम लोग इसमें से लेस करेंगे प्रोग्रेस बिलिंग, कि आज तक हम लोगों ने कितने पैसे पे कर दिए हुए हैं, बिलिंग कितने का बिल बना दिया हुआ है, ये लेस कर देंगे। अगर ये पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट है, ये हमारा एसेट है। और अगर ये माइनस आया, अगर ये वैल्यू माइनस आती है तो इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट की ये लाइबिलिटी है। ये सारी स्टेजेस हैं कंस्ट्रक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टैंडर्ड ये एग्ज़ाम में आती है। अब एक एग्जांपल करते हैं इसकी। अब सबसे बेहतर ये है कि आप एक बार पहले पिछली एग्जांपल्स मेरे सारे लेक्चर लेके फिर एग्जांपल पे आना। अगर आपने पिछला लेक्चर नोट, अभी अब नोट टेकिंग कर लो, सबसे बेस्ट ये है। आप कहते हो कि कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टेड ऑन X5 को स्टार्ट किया, ड्यूरेशन कितनी है? 2 ईयर। एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ईयर 1 900। ठीक है। यहाँ पे मैं एक बात लिखता चलूँ, फिक्स प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट फिक्स प्राइस जो है, कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस मिलेगी वो है 1200। ठीक है। पहले साल एस्टिमेटेड कॉस्ट लगी है 900, एस्टिमेटेड है, और एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी है? एक्चुअल कॉस्ट एट एंड ऑफ ईयर 2 1000। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ईयर 1 पे एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी? 600। ईयर 2 पे एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी? 400, यानी कि आखिरी एट द एंड ऑफ ईयर 2 तक 1000 लग गई। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, आउटपुट मेथड लग रहा है। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड
एंड ऑफ 31st December X5 720 वर्क सर्टिफाइड दिसंबर X6 तक जो है वो हम कहते हैं 1200 तक का काम हो गया। कंपनी यूजिंग आउटपुट मेथड। कंपनी आउटपुट मेथड यूज़ कर रही है। चलें भाई, अभी हम लोग बनाते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट एंड SOFP एक्सट्रैक्ट X6 एंड X5 के और X6 के प्रॉफिट एंड लॉस बनाने हैं। चलें, ये क्वेश्चन हो गया। सबसे बेहतर ये है कि आप एक बार जो है क्वेश्चन की पिक्चर ले लो आप अपने मोबाइल में, और क्योंकि मैं जब आगे मूव करूँगा तो फिर ये मैं पिछला क्वेश्चन बार बार स्क्रीन मूव नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मैं एक अपना मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ ऑलरेडी, उस पर मेरे पास क्वेश्चन है ऑलरेडी। तो आप यही सबसे बेस्ट है कि आप इसकी पिक्चर ले लो और फिर आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसका सबसे हम लोग क्या करते हैं, स्टेजेस हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई सारी स्टेजेस, इसके मुताबिक हम लोग बुक करते हैं। चलें, अभी मैंने मूव किया आगे, फिर पिक्चर ले ली ना आपने, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखो, पहले साल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या था हमारे क्वेश्चन में, हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले इसका वो देखनी है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। टोटल रेवेन्यू 31 दिसंबर X5। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे इस साल में कि ये टोटल प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। टोटल रेवेन्यू देखेंगे। टोटल रेवेन्यू हमारे पास थी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की 1200 ये लिखा हुआ है। ये देखें, टोटल फिक्स प्राइस कितनी है 1200। फिर हम कहेंगे टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है। टोटल एस्टिमेटेड हमारी कॉस्ट है कि 900 है हमारी कॉस्ट। तो इसका क्या मतलब है, 300 का प्रॉफिट हो रहा है। 300 का प्रॉफिट हो रहा है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, अगर तो प्रॉफिट हो रहा है तो फिर स्टेज ऑफ कंप्लीशन के मुताबिक इस प्रॉफिट का बुक कर लेंगे। अब स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालते हैं। आउटपुट मेथड है, आउटपुट मेथड है ये। तो आउटपुट मेथड में कैसे करते थे कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालते हुए वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू डेट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वैल्यू वर्क सर्टिफाइड पहले साल तक का कितना है, पहले साल का 720 है, देखो लिखा हुआ है 720। पहले साल के एंड तक 720। हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है 1200। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 60% काम हो गया हुआ है। 60% काम हो गया हुआ है। तो इसका 60% बुक करेंगे। इसका 60% बुक करेंगे। कैसे बुक करेंगे, ये प्रॉफिट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस तीसरा स्टेप, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप क्या था प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, रेवेन्यू बुक करेंगे कितना, 300 का 60%, 1200 का ये इसका प्रॉफिट का नहीं सॉरी, इसका 60% लेंगे, क्योंकि रेवेन्यू का 60% लेंगे ना, प्रॉफिट हो रहा है। रेवेन्यू का 1200 का 60% प्रॉफिट का लेंगे। कितना लेंगे, हम कहते हैं 720 का प्रॉफिट हो गया। फिर जिसमें उसके कॉस्ट ऑफ सेल भी बुक करेंगे, उसकी जिस पीरियड में हम उसका रेवेन्यू बुक कर रहे हैं उसी पीरियड में उसका कॉस्ट ऑफ सेल भी बुक करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल हमारा कितना था 900 एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, 900 का 60% ले लेंगे। इसका मतलब है 900 का 60% कितना लेंगे 540। अब इसका भी अगर ले लो तब भी यही आंसर आता है। 300 का अगर हम लोग लेते हैं
अगर 300 का 60% लोगे तब भी इसका आंसर 100 एंड कितना आता है 180 आ गया, तब भी 180 आएगा। इसका 60% ले लो तब भी आंसर ही 180 आता है, या इस तरह से बुक करोगे तब भी 180 आएगा आंसर। ठीक है, ये तो होगी x5 की। अब यहाँ पे बनाते हैं x6 की। x6 का बनाते हैं वही चीज़, रेवेन्यू बुक करेंगे कितने का। रेवेन्यू हम लोग के 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब पूरा हो गया होगा 2 साल। और फिर कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट हम लोग लगा लेंगे 1000, दूसरे साल तक 1000 कॉस्ट लगी है हमारी, तो हमें प्रॉफिट हुआ है 200 का। ये देखो, अब ये है एज एट, क्योंकि अगर हम लोगों ने इस साल का निकालना है, इस वाले प्रॉफिट एंड लॉस को इस वाले प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल दें, डिफरेंस निकाल लें, यानी कि 720 माइनस 1200 या 1200 माइनस 720 है तो कितना आता है रेवेन्यू, तो हमारे पास आ गया 480 फॉर द ईयर आ जाएगा। टोटल कॉस्ट इतनी है, पिछले साल इतनी लगी थी, 1000 में से 540 निकाल दो तो इस साल कितनी लगी हमारी 460। अभी देखो 480 एंड 460 तब भी आपका 220 प्रॉफिट, यानी इस साल का प्रॉफिट आ जाएगा, ये फॉर द ईयर आ जाएगा। अगर आप पिछले साल का इस साल से डिफरेंस लोगे, यानी आप टोटल रेवेन्यू कितनी है 1200, इसमें से 720 तो पिछले साल की है, तो इस साल की कितनी होगी 480। टोटल कॉस्ट है 1000, पिछले साल लगाई थी आपने 540, तो इस साल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 460, यानी ये आ जाएगी। अब आखिरी स्टेप क्या था, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डालना, SOFP बनाना। सबसे पहले क्या आती थी, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड टू डेट, आज तक की कॉस्ट कितनी आई है, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड टू डेट 600, ये ऊपर लिखा हुआ है 600। ये देखो, ये पे x5 का बना रहा हूँ मैं अभी, x5 का यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। कॉस्ट इनकर्ड वो दिस इज वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट इनकर्ड ये नहीं, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड 600 और दूसरे साल 400, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड टू डेट 600 पहले साल। ठीक है, फिर इसमें ऐड करेंगे, मैंने बताया था अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो ऐड करेंगे, प्रॉफिट टू डेट, प्रॉफिट कितना आया था 180, यहाँ से निकालना है हम लोगों ने, ये देखो ये निकला है 180 इसमें डाल देंगे। उसके बाद लेस करेंगे कि आपने कितने का बिल बना दिया हुआ है, कितना पैसा आपने मिल गया हुआ है, प्रोग्रेस बिल। अब आप देखो इसमें से कितना आपने वर्क सर्टिफाइड, जितने का वर्क सर्टिफाइड हुआ है इतने का बिल बना है ना, तो 720 का बिल आपने ऑलरेडी बना दिया हुआ है, यानी इतना पैसा आपको ऑलरेडी मिल गया हुआ है 720। तो अगर इन सब का डिफरेंस लोगे तो इसका आता है 60, इसका मतलब है ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो ये आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एसेट आ गया आपका, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट आ गया। अब आप बनाते हैं SOFP फॉर x6 की बनाते हैं सेम, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड टू डेट, दूसरे साल कितनी तक लगी थी 400, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड 400। ठीक है, इसमें ऐड प्रॉफिट करेंगे, इस साल का प्रॉफिट कितना आया था 200, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें दूसरे साल का प्रॉफिट कितना आया 200, ये लिखा हुआ है 200, इस दूसरे साल आपका 200 प्रॉफिट आया। फिर लेस कर देंगे प्रोग्रेस बिलिंग, कितना आपने वर्क सर्टिफाइड कितने का काम कर लिया हुआ है, कितना बिल आपने ले लिया हुआ है, कितने पैसे आपने ले लिए हुए हैं, सारी चीज़ें 1200 का। तो इसका क्या मतलब है, इन दोनों का डिफरेंस अगर आप कॉस्ट इनकर्ड टू डेट ये दूसरे साल के आखिर तक 1000 लगेगी ना कॉस्ट, तो देखो ये ज़ीरो हो जाएगा, आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ज़ीरो आ जाएगी, क्योंकि अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट ना तो लाइबिलिटी रहा ना ही एसेट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था ना, तो आपके यहाँ पे नो एसेट
no asset, no liability, because no construction done. 2 years contract complete, 2 year contract complete. 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट डन हो गया, कंप्लीट हो गया. अभी मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी इसी तरह से. टोटल रेवेन्यू जो है वो 40 मिलियन है. कॉन्ट्रैक्ट लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 ईयर. टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड ऑफ year 1 25 million excluding depreciation. Actual cost incurred. एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी 1 साल के बाद? 10 मिलियन. एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी 2 साल के बाद? 28 मिलियन. एट बिगिनिंग contract company bought for 3 million. And after 2 years scrap value is 0. यानी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेशली 2 साल के लिए मशीन लिया और उसकी स्क्रैप वैल्यू है 0, यानी 2 साल के बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. कंपनी यूजेस आउटपुट मेथड. वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड. Year 1 24 million. And company uses straight line depreciation method. ठीक है. रिक्वायरमेंट क्या है अभी हमारी? प्रॉफिट एंड लॉस एंड SOFP X7 एंड X8. चलें, ये क्वेश्चन है, एक बार इसकी पिक्चर ले लो आप, फिर हम लोग आगे चलते हैं. क्वेश्चन क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ने कब स्टार्ट हुआ है? 1 जनवरी X7 को स्टार्ट हुआ. लाइफ कितने साल है? 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है. टोटल जो फिक्स प्राइस है वो 40 मिलियन है. फिर टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी लगी हुई है? पहले साल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट लगी है हमारी एस्टिमेटेड है 25 मिलियन. टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कि हमारे कहते हैं कि टोटल कॉस्ट लगेगी 25. एक्चुअल कॉस्ट लगी पहले साल 10 मिलियन. अभी डेप्रिसिएशन में किसी में भी नहीं है. फिर दूसरे साल कितनी लगी? 28 मिलियन. फिर इन्होंने कंपनी ने मशीन भी ली थी 3 मिलियन की सेपरेट.
इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इसकी एक बार पिक्चर ले लो, फिर आगे चलते हैं। अब मैं मूव कर रहा हूँ, अभी क्वेश्चन आंसर करते हैं इसका। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि हम लोग देखते थे प्रॉफिट है या लॉस है, सबसे पहले वो देखते थे। कैसे करना है, रेवेन्यू कितना था 40 मिलियन। टोटल कॉस्ट कितनी थी हमारी कॉस्ट थी 25। हम कहते थे 25 की कॉस्ट है, ये देख लिखा 25 एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, और कंपनी ने 3 मिलियन की मशीन भी ली है। अब आप देखो रेवेन्यू 40 मिलियन का, 25 मिलियन की कॉस्ट है और प्लस 3 मिलियन की मशीन है, यानी 28 हो गया। 40 प्लस दिस, यानी इसको कॉस्ट को निकाल दोगे तो कितना आ गया प्रॉफिट आपके पास आ गया इसका 12 मिलियन का प्रॉफिट आ गया। जब प्रॉफिट आ रहा है तो इसको हम लोग बुक करेंगे रेवेन्यू में। ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 था स्टेज ऑफ कंप्लीशन, कितना कंप्लीट हो गया हुआ है वो देखें। कंपनी ने आउटपुट मेथड यूज़ करी है, ये लिखा हुआ है कंपनी इज़ यूजिंग आउटपुट मेथड। इसमें क्या करते होते हैं, वैल्यू वर्क सर्टिफाइड, कितना कंपनी ने वैल्यू सर्टिफाइड किया डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ऐसे निकालते हैं। कंपनी ने कितना काम वर्क सर्टिफाई कर लिया पहले साल तक का वर्क सर्टिफाइड कितना है 24 मिलियन, ये लिखा वर्क सर्टिफाइड 24 मिलियन का काम किया। टोटल प्राइस कितनी थी 40 मिलियन इंटू 100। इसका मतलब है कंपनी ने कितने % काम कर लिया हुआ है, 60% कंपनी ने काम कर लिया हुआ है। अब रेवेन्यू का 60%, अब इसका रेवेन्यू का 60% बुक कर लेंगे। अब हम लोग क्या करते थे, थर्ड स्टेज पे रेवेन्यू बुक करते थे अकॉर्डिंगली। प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे हम लोग। ये मैं बना रहा हूँ X7 का, इधर बनाऊँगा X8 का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है रेवेन्यू, कितनी बुक करेंगे 40 मिलियन थी, इसमें से 60% अभी काम हुआ है तो 60% का रेवेन्यू बुक करेंगे 24। अब कॉस्ट भी बुक करेंगे। टोटल कॉस्ट कितनी थी 25 प्लस 3 28 का 60% लेंगे तो कितना आता है 16.8। इसका क्या मतलब हुआ, आपके पास प्रॉफिट आ गया X7 तक का प्रॉफिट आ गया 7.2। अब X8 का यहाँ पे बनाता हूँ। X8 का रेवेन्यू कितना है, इसका मतलब है रेवेन्यू अब इस साल कंप्लीट हो गया हुआ था, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, इस साल कंप्लीट हो जाएगा तो रेवेन्यू कितना मिला हमें 40। और कॉस्ट कितनी मिली 2 साल के बाद 28 की कॉस्ट, ये वाली कॉस्ट 28 की प्लस 3, इसकी जो डेप्रिसिएशन निकाली है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी तो लेना है। डेप्रिसिएशन निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे ना टोटल कॉस्ट, तो डेप्रिसिएशन के साथ निकलेगी। तो 28 की कॉस्ट है प्लस 2 साल के बाद मशीन ख़त्म हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, तो उसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 28 पॉइंट। तो इसकी कितनी डेप्रिसिएशन आएगी, इसका आ गया 31, इसका आ गया। तो इसमें दूसरी नेक्स्ट टाइम प्रॉफिट X8 में प्रॉफिट आया आपके पास 9 का। ये इसमें पूरा कंप्लीट है। इसमें फॉर द ईयर निकालना है, अगर फॉर द ईयर निकालना है फॉर द ईयर, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, X6 और X8 का डिफरेंस ले लो तो फॉर द ईयर आ जाएगा। रेवेन्यू में 40 में से पिछले साल कितना किया था हमने 24 पिछले साल का था, तो इसका मतलब है इस साल का कितना हुआ 16। फिर कॉस्ट 31 में से 16.8 पिछले साल की थी, 31 माइनस 16.8, तो इसका क्या मतलब है इस साल की कॉस्ट कितनी आई 14.2। तो इस साल का प्रॉफिट कितना आया 1.8 प्रॉफिट। इस साल का जो एक्स प्रॉफिट है वो 1.8 है। ये तो टोटल कंप्लीट, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद का प्रॉफिट है और ये इस साल का प्रॉफिट है। अब बनाते हैं SOFP X7 की बनाते हैं। पहले सबसे पहले क्या करते थे हम, कॉस्ट इनकर्ड टू डेट, यही करते थे। कॉस्ट कितनी टोटल कितनी है पहले साल, ये लिखा हुआ है ऊपर, चलते हैं क्वेश्चन में। पहले साल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड एट ईयर 1 10 मिलियन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन
निकालेंगे स्ट्रेट मेथड से। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कैसे करेंगे, 3 मिलियन की थी, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, इसका मतलब 1.5 मिलियन डेप्रिसिएशन आ गई। कॉस्ट 10 मिलियन एक्चुअल कॉस्ट प्लस 1.5 मिलियन डेप्रिसिएशन, टोटल कॉस्ट कितनी लगी आपकी, 11.5 की टोटल कॉस्ट लगी। इसमें अब क्या करेंगे, ऐड प्रॉफिट, पहले साल कितना प्रॉफिट कमा लिया था, प्रॉफिट टू डेट, पहले साल हम लोगों ने प्रॉफिट लिया था 7.2, ये देखें 7.2, पहले साल इतना प्रॉफिट मिला हमें। लेस करेंगे इसमें से प्रोग्रेस बिलिंग। प्रोग्रेस बिलिंग कैसे निकालते हैं, प्रोग्रेस बिलिंग हम लोगों ने कितना, वर्क सर्टिफाइड कितना था, वर्क सर्टिफाइड हमारा है, ये देखें वर्क सर्टिफाइड ये प्रोग्रेस बिलिंग है, इतने की प्रोग्रेस बिलिंग आएगी। 24 का बिल हम लोगों ने ले लिया उनसे, यानी 24 का, इन सब से करेंगे तो क्या आता है, यानी ये आ गई आपके पास 5.3। अब माइनस आ गया तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है। अब ये देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी में है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन था, एक बार सारा नज़र देख लो। ये सारा मैंने अभी आपको कंप्लीट कर दिया। IFRS 15 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आप ज़्यादा, सबसे बेहतर ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करो और गो थ्रू माय लेक्चर अगेन, आपको सब समझ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह कोई और लेक्चर पे प्रिपेयर करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम मैं आई एम थिंकिंग IAS 12 जो टैक्स के ऊपर है, उसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर उस पर बनाने का इरादा है, मे बी नेक्स्ट वीक। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग इट। सी या, बाय।